गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। आज संडे है, रेस्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पता नहीं आपका है ना। चलिए, मैं उत्तराखंड के आगे से क्वेश्चन लेके आया हूँ जो अब तक आए हुए हैं। चलिए डिस्कस करते हैं, मेरे साथ आ जाइए। उत्तराखंड, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा सकलाना विद्रोह किस स्थान पर हुआ। ठीक है, मैं इस विद्रोह को डिस्कस करता हूँ। सकलाना, देखिए सकलाना विद्रोह टिहरी गढ़वाल में हुआ था। पेपर में तो ये क्वेश्चन आया, हमने इसका आंसर लगा लिया। लेकिन सकलाना विद्रोह की पृष्ठभूमि क्या है वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखिए हुआ क्या था, पूरे देश में एक तरफ तो राष्ट्रीय आंदोलन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चल रहा था, वहीं देसी रियासतों में राजे रजवाड़ों के विरुद्ध भी जनता लामबंद हो रही थी। और इसी लामबंदी का परिणाम था कि देसी रजवाड़ों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। ठीक बात है। तो यही प्रजामंडल टिहरी में भी बना हुआ था और यही प्रजामंडल के शिरदेव सुमन और अन्य लोग थे जिन्होंने इसे निर्मित किया था, और वो राजघराने के से संघर्ष कर रहा था। ठीक है, धीरे धीरे उत्तरोत्तर ये संघर्ष बढ़ता गया, राज प्रजामंडल का जनाधार बढ़ता गया। तो अंततः 29 अगस्त 1946 को प्रजामंडल और राज दरबार के बीच एक समझौता हुआ। उस समय टिहरी के राजा नरेंद्र शाह थे, जिनका काल 1913 से 1946 होगा। तो नरेंद्र शाह ने कहा कि मैं आपके सारे बंदियों को छोड़ दूंगा, जितने बंदी बनाए गए हैं, आप भी मतलब हमारा सहयोग करें। तो ये बात हुई थी, समझौता हो गया। उसके बाद तो बंदियों को छोड़ना था, ये तय हुआ था। जो नरेंद्र शाह थे उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा तो उन्होंने गद्दी से रिजाइन दे दिया और अपने बेटे को गद्दी सौंप दी, जिनका नाम था मानवेंद्र शाह। 1946 से 1949 तक उनका कार्यकाल रहेगा। अब मानवेंद्र शाह गद्दी पर बैठे तो ऐसा लगा कि ये राजा जो है युद्धबंदियों को छोड़ देगा और जो समझौता हुआ था उसे इंप्लीमेंट करेगा। लेकिन इन्होंने और युद्धबंदियों को बंद कर दिया और इन्होंने और सख्त नीति अपनाई प्रजामंडल के विरुद्ध, जिस कारण से संघर्ष लाजमी हो गया। और उसी संघर्ष की तैयारी हो रही थी। 1947 में पुलिस अधिकारी ने गोली चला दी, जिसमें नागेंद्र सकलानी और मोलूराम शहीद हो गए। ठीक बात है, यही विद्रोह सकलाना विद्रोह कहलाता है। उसके बाद नागेंद्र सकलानी और मोलू राम की बॉडी को लेकर घूमे तो आगे जो है जनवरी 1948 में समझौता वो होगा विद्रोह, जिसको ना कीर्ति नगर विद्रोह कहेंगे। गोली चलेगी वहां पे, शहीदी नगर भी कहते हैं। तो उसे बाद में डिस्कस करूंगा मैं, उसके आगे का मैं आ रहा हूं। ठीक है, देखिए फिर उसके बाद 15 जनवरी 1948 को प्रताप इंटर कॉलेज में एक सम्मेलन होगा, जिसके अध्यक्ष वीरेंद्र सकलानी होंगे। ठीक बात है। उसके बाद 16 फरवरी 1948 को दौलत राम की अध्यक्षता में एक सम्मेलन होगा, जिसमें अंतरिम सरकार के गठन के लिए प्रजामंडल और राज दरबार के बीच समझौता हो जाएगा। ठीक बात है। अब टिहरी में वेस्क जो है विधानसभा का गठन होगा, जिसमें 24 स्थान जो है प्रजामंडल को दिए जाएंगे, 5 स्थान जो है प्रजा हितैषणी सभा को दिए जाएंगे और 2 निर्दलीय होंगे। इस प्रकार धीरे धीरे सत्ता का हस्तांतरण होगा और मानवेंद्र शाह 1 अगस्त 1949 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देंगे। उस टिहरी राज्य का संयुक्त प्रांत के 50वें राज्य के रूप में विलय हो जाएगा और मानवेंद्र शाह टिहरी के अंतिम और 60वें राजा होंगे। ठीक होगी बात। इसके बाद आगे जैसे आएगा मैं और डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा पाताल भुवनेश्वर गुफा कहां है। पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़ में है और पाताल रुद्रेश्वर गुफा जो है आपकी चंपावत में है। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, आगे आ जाइए। कह रहा प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर। नैना देवी मंदिर आपका नैनीताल झील के पास है, आप जानते हैं। इसकी 2 घटनाओं के क्वेश्चन में बता देता हूं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला भूस्खलन अर्थ स्लाइडिंग जो है 1866 में हुई थी। एलम हिल है, एलम हिल से मलबा गिर गया था। उसके बाद 1880 में बड़ा भूस्खलन हुआ दोबारा, जिसमें मंदिर, बाजार और झील भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो यहाँ पे जो मंदिर है, इस मंदिर का पुनर्निर्माण मोतीराम शाह ने करवाया था। 1866 और 1880 के अर्थ स्लाइडिंग यानी भूस्खलन आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, आ जाइए। सुरकुंडा देवी का मंदिर कहाँ है। टिहरी में। टिहरी की सुरकुंडा देवी है, कुंजापुरी देवी है और चंद्रबदनी शक्तिपीठ है टिहरी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। कह रहा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में है, जो कि 1993 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। उत्तराखंड कृषि निदेशालय देहरादून में है। चलिए डायरेक्टरेट बोलते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा ऋषिकेश का नाम क्या कहते हैं। विश्व की योग राजधानी भी कहते हैं ऋषिकेश को। ऋषिकेश रैभ्य ऋषि की तपस्थली रही है, तो रैभ्य ऋषि की भूमि भी कहते हैं ऋषिकेश को। चलिए, और संत नगरी भी कहते हैं ऋषिकेश को, और अन्य अन्य नाम है। चलिए नेक्स्ट। कह रहा भारतीय गणराज्य का उत्तराखंड कौन सा। उत्तराखंड 27वां राज्य था। आगे डिस्कस करेंगे।
कि 1 नवंबर 2000 को उत्तराखंड 27वें राज्य के रूप में भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा उत्तराखंड में विधायी और विधायी का मतलब विधानसभा देहरादून में है, अदालत यानी कि उच्च न्यायालय का उच्च न्यायालय नैनीताल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब है आपका 4633 मीटर की ऊंचाई पर। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर चमोली में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल की बात करूं तो इसमें आप ऑप्शन 4 लगा लीजिएगा। सुरजीत सिंह बरनाला पहले राज्यपाल है। दूसरे पे आऊंगा तो दूसरे सुदर्शन अग्रवाल होंगे, आपको याद होना चाहिए। अगर मैं तीसरे पे आऊंगा तो तीसरे BL जोशी होंगे। चौथे पे आऊंगा तो चौथी मार्गरेट अल्वा होगी। मार्गरेट अल्वा क्रम में चौथी है लेकिन पहली महिला राज्यपाल भी है उत्तराखंड की। 5वें पे आऊंगा तो 5वें पे मुझे लगाना पड़ेगा अजीज कुरैशी जी को। छठे पे आऊंगा तो छठे पे के पॉल जी थे और 7वें पे आऊंगा तो 7वें पे बेबी रानी मौर्य जो कि वर्तमान में माननीय उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आ जाइए मेरे साथ। कह रहा उत्तराखंड में गेहूं का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है। गेहूं उत्तराखंड की मुख्य खाद्य फसल है, उसके बाद चावल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा उत्तराखंड में अधिकतम हस्तशिल्प इकाइयां उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ में राजी जनजाति जो है अपने हस्तशिल्प के लिए हैंडीक्राफ्ट के लिए जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा सतोपंथ मतलब सत्य का पथ यानी कि सत्य के मार्ग पर जाने का रास्ता। सतोपंथ ग्लेशियर है, हिमानी है, जो कहां पे है, चमोली में है। इसी से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट कह रहा आईडीपीएल कहां पे है? आईडीपीएल इंडियन ड्रग फार्मास्यूटिकल लिमिटेड आपका ऋषिकेश में है। ऋषिकेश में 1961 में इसकी स्थापना हुई थी लेकिन अभी वर्तमान में बंद पड़ी है। इसकी और 3 जगह इकाइयां हैं भारत में। नेक्स्ट कह रहा है विनियोग आकर्षण के लिए। देखिए इसका करंट का क्वेश्चन मैंने बहुत सर्च किया, मुझे मिला नहीं, इसलिए इसे छोड़ देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। ये पूछ रहा है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन में नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है? अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। चलिए कह रहा गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की स्थापना किसने की थी? मोलाराम को मानते हैं। देखिए अगर कहे गढ़वाल चित्रकला की नींव किसने रखी तो मैं कहूंगा हीरालाल ने। मैं आपको बताता हूं शुरू से। देखिए पहले आए थे श्यामदास के बाद आए थे केहरदास के बाद आए थे आपके हीरालाल को गढ़वाल पेंटिंग के जनक माना जाता है। उसके बाद मंगतराम के बाद मोलाराम ने गढ़वाल स्कूल पेंटिंग को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आप जानते हैं मोलाराम, कल की वीडियो में भी आए थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा भारत का स्विट्जरलैंड कोसानी को कहते हैं। कोसानी बागेश्वर में है। चलिए आगे चल रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा कौन सा त्योहार संक्रांति के रूप फूलदेई त्योहार संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? बच्चे फूल इकट्ठे करते हैं, घरों की देहली पे रख देते हैं, लोग दरवाजे खोलते हैं सुबह सुबह, वो नई गिफ्ट देते हैं बच्चों को, फूल लेकर खुश होते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा चांचरी एक महिला और पुरुषों का सामूहिक लोक नृत्य है जिसमें एक दूसरे कमर में हाथ डालकर नृत्य किया जाता है। और चांचरी नृत्य श्रृंगार प्रधान नृत्य है, सामूहिक गीत नृत्य है। ठीक है, तो 2 लग जाएगा इसमें। नेक्स्ट कह रहा उत्तराखंड कौन सा सही है? उत्तराखंड 26वां राज्य नहीं जी, 27वां राज्य। पहला तो गलत हो गया। कह रहा उत्तराखंड की स्थिति 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन जो है ये बिल्कुल ठीक है, ये सही लगेगा। और यहाँ पे देशांतरीय विस्तार भी आपको पता होना चाहिए। ये अक्षांश का दे रखा है, देशांतर है आपका 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है। देखिए इसे डिग्री कहते हैं। उत्तराखंड 3 राज्यों से घिरा नहीं जी, उत्तराखंड आपका यूपी और एचपी यानी हिमाचल प्रदेश से घिरा है। तो 2 ही स्टेट से घिरा है, तो आप 3 नहीं है। उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र 53,000 वर्ग किलोमीटर नहीं जी, कम मत करिए, 53,483 वर्ग किलोमीटर है उत्तराखंड का ज्योग्राफिकल एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आ जाइए मेरे साथ। कह रहा उत्तराखंड में पर्वतों का फैलाव किस दिशा से किस दिशा में है? देखिए आप अपने आप समझ जाइएगा, इस तरह से है उत्तराखंड में पर्वतों का फैलाव। तो ये क्या है? ये नॉर्थ वेस्ट से और ये है साउथ ईस्ट। तो पहले ही लग जाएगा ऑप्शन। चलिए आगे चल रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमालय का विस्तार है ये। कह रहा उत्तराखंड की सबसे बड़ी अफवाह प्रणाली कौन सी है? चलिए मुझे डिस्कस करना पड़ेगा, इसे चर्चा में है। चर्चा में क्यों है मैं उसकी बात कर लेता हूं। देखिए सबसे बड़ी अफवाह प्रणाली, पहले मैं क्वेश्चन के आंसर लगाया था क्रम से। ये है काली। ठीक है, आप कहेंगे काली है क्या? देखिए काली 2 नदियों के संगम से मिलती है। एक तो काला पानी आती है नदी, जिसे काला पानी कहते हैं, काला पानी से ही आती है।
ठीक होगी। और एक आती है आपकी, एक लंपिया धूरा दर्रा है यहाँ पे, वहां से आती है कुठी यांगटी। कौन सी आती है? कुठी यांगटी। ये जब दोनों मिलती है ना, लिखा नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, मेरा आप शब्दों को ध्यान दीजिए, कुठी यांगटी, ठीक है। जब ये दोनों मिलती है ना, तो दोनों को मिलने के बाद ही काली कहते हैं। कहीं पर इसे काली भी कहा गया है, कई लोग इसे शारदा नदी तंत्र भी कहते हैं, कहीं इसे महाकाली नदी तंत्र भी कहते हैं। नंबर एक बात होगी, लिपुलेख दर्रे से भारत में प्रवेश करती है काला पानी, ठीक होगी बात। अब उसके बाद अभी चर्चा में है ये इलाका। चर्चा में क्यों है? क्योंकि विवाद हो गया है। विवाद किसके साथ हो गया? भारत के नेपाल के साथ। अब देखिए, अभी तक हमारा भारत पाकिस्तान विवाद चलता था, फिर चाइना शुरू हुआ, चाइना के बाद नेपाल भी शुरू हो गया। तो आप देख रहे हैं बड़े सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को लेकर के। तो चलिए मैं आपको वो एरिया दिखाता हूं जहां पर भारत और चाइना, नेपाल और पाकिस्तान के साथ सीमाएं लगती है, उसकी बात करते हैं। चलिए पहले मैं आपको कुछ बताता हूं। देखिए, 3 तरह के बॉर्डर होते हैं। एक होता है इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर का मतलब वो है दो देशों के बीच की वह सीमा जिस पर दोनों सहमत हों, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। जैसे हम लोग मैगी नॉट कहते हैं और भारत 49 कहते हैं। तो इस तरह की सीमाएं जो हैं अमेरिका कनाडा के बीच है, जिस पर दोनों के दोनों सहमत है कि हाँ ये हमारी बाउंड्री है, इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं। फिर एक होता है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब आप समझते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। देखिए मैप में आते हैं, देखिए चलिए मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे आता हूं। पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है ना, ये वाली, इसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। आप कहेंगे एलओसी कहते हैं? हाँ जी। एलओसी का मतलब क्या है? एलओसी का मतलब आप समझ लीजिए, दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ, युद्ध के बाद सीज फायर हो गया। सीज फायर होने के बाद जो दोनों देश है जिसका जहां पर कंट्रोल है उसे एलओसी कहते हैं। लेकिन भारत इसे मानता नहीं। भारत अपने पीओके के क्षेत्र को लेना चाहता है, तो भारत एलओसी को स्वीकार नहीं करता है। अब इसे एलओसी भी नहीं कहते। शिमला समझौता हुआ 1972 में, तब से इसे सीज फायर कहा जाने लगा है। सीज फायर लाइन, ठीक है। सीज फायर लाइन, जहां पे फायर सीज हो रखा है वो है, ठीक है। ये अनऑफिशियल है, एलओसी को हम मान्यता नहीं देते हैं। हम तो उसके आगे पीओके तक के क्षेत्र को अपना मानते हैं, क्योंकि 1948 में पाकिस्तान ने उस इलाके पर कब्जा कर लिया था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। एक होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक बात है। देखिए भारत और चाइना के बीच की जो सीमा है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एलएसी कहते हैं। ये वाली देखो, ये एलएसी है, ठीक होगी बात। ये एलएसी है, आप इसे समझिए। अब देखिए एलएसी कितने स्टेट्स में है। नंबर 1 जम्मू कश्मीर, नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 उत्तराखंड, नंबर 4 सिक्किम और नंबर 5 अरुणाचल प्रदेश। यहीं पर बाउंड्री से मैकमोहन रेखा भी कहता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। देखिए एलएसी की बात कर रहा हूं तो मैं इससे पिछले मैप पे जाऊं। एलएसी वो रेखा है जिसके उधर वाले हिस्से को चाइना ने हमारा कब्जा कर रखा है। देखिए अब मैं इधर आता हूं, आप इस मैप को देखिए आराम से। देखिए सबसे ऊपर एक टुकड़ा सा है जहां लिखा है एरिया शेडेड बाय, लिखा हुआ नहीं, पाकिस्तान टू चाइना क्लेम बाय इंडिया। ये वो इलाका है जो, देखिए पूरा का पूरा पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। पहले तो इसे तो पीओके लिखा है, एडमिनिस्ट्रेट बाय पीओ कश्मीर पाकिस्तान लिखा नहीं, पीओके है ये तो। उसके बाद ये जो शेडेड एरिया हो रखा है आपका, मैं मार्क कर देता हूं, ये वाला एरिया, ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, लेकिन इस पर भी हम अपना दावा करते हैं। चलिए नंबर 1 बात हो गई। ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला, ये अक्साई चीन है, ये चीन ने कब्जा कर रखा है, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश से भी डिस्प्यूटेड एरिया है, देखिए लिखा हुआ है, और उत्तराखंड से भी डिस्प्यूटेड एरिया है भारत का। उसके बाद यहाँ भूटान वाला इलाका है, यहीं पर डोकलाम है, ठीक हो गई बात। भूटान भारत और चाइना का जो रीजन है, और ये वाला हिस्सा यहाँ भी चाइना जो है बहुत बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है। मैकमोहन लाइन लिखा हुआ, यहीं पर मैकमोहन लाइन भी है जिस पर चाइना अपना दावा करता है अरुणाचल प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से पर। तो ये वाली जो बाउंड्री है इसे हम कहते हैं एलएसी। ये सॉरी, ये यहां तक और यहां तक और ये यहां तक, ठीक, बीच में नेपाल है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एलएसी कहते हैं। जबकि एलओसी कौन सी होगी? एलओसी हो गई ये वाली, ठीक होगी बात। इसे एलओसी बोलेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो आप समझ गए होंगे, मैंने आपको तीनों बता दिए हैं, ठीक है। अगर मैं वापस जाऊं मैप में तो आप देखिए नेपाल से जो संघर्ष हो रहा है वो वाला इलाका, देखिए ये वाला इलाका है, वो नेपाल से संघर्ष हो रहा है,
ठीक है, काली नदी का क्षेत्र है, देखिए लिखा हुआ है काला पानी लिखा हुआ है, यहाँ पर डिस्प्यूट हो रहा है, यहाँ पर हमारे क्षेत्र पे नेपाल अपना दावा ठोक रहा है, गोली भी चला दी है, तो इसको ही डिस्प्यूट हो रहा है। आप समझ गए होंगे, तीनों के तीनों हिस्सों को मैंने बता दिया है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आप आ जाइएगा। कह रहा फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान का विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान में 2005 में घोषित किया गया, ठीक बात है। उसके बाद 2005 में घोषित किया गया है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कब बना था? फूलों की घाटी 1982 में नेशनल पार्क बना था। 87.5 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, कल हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। कह रहा पशुचालन में संलग्न जाति कौन सी? देखिए भूटिया जनजाति पशुचारण में बहुत संलग्न है। ये लोग क्या करते हैं, गर्मियों में अपने पशु लेकर पहाड़ों पर चले जाते हैं, सर्दियों में वापस आ जाते हैं पशुओं को लेकर के, तो इसे मौसमी प्रवास भी कहते हैं। पेपर में इनका वो आया हुआ था। देखिए सर्दियों में ये नीचे आ जाते हैं प्लेन में, तो सर्दियों में प्लेन में जिस मकान में रहते हैं उसे गुंडा कहते हैं, और गर्मियों में पहाड़ पे जो मकान बनाते हैं उन्हें मैत कहते हैं। ठीक होगी भूटिया जनजाति। यही तिब्बत के साथ व्यापार करती थी। 1962 में भारत चाइना युद्ध के बाद इनका व्यापार प्रभावित हुआ बहुत बुरी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन का, ढोल सागर किस भाषा में लिखा है? देखिए ढोल सागर लिखा है कुमाऊनी भाषा में। नंबर 1 बात हो गई। किसने लिखा? लिखने वाले हैं केशव दास अनुरागी ने लिखा है ढोल सागर। उसके बाद ढोल सागर के वर्तमान में उत्तराखंड में ज्ञाता कौन है? उत्तम दास माने जाते हैं एकमात्र ज्ञाता ढोल सागर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा मुस्लिम इतिहासकारों ने तराई भावर का क्षेत्र मतलब 84 माल परगना जिसे कहते थे, उसे दामन-ए कोहो के नाम से संबोधित किया है। दामन-ए कोहो, ए ऑप्शन लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा थारू समुदाय में विवाह के 13 चरण होते हैं। ठीक बात है जी। आप जानते हैं थारू लोग कहां, आपसे पूछे थारू लोग कहां रहते हैं, तो थारू तराई की जनजाति है। थारू उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और उत्तराखंड की भी बड़ी जनजाति में है ये। थारू समुदाय में शादी के 13 चरण होते हैं, स्टेप बाय स्टेप ना। इनके यहाँ सगाई को कहते हैं दिखनौरी, और गोना जो होता है गोने को कहते हैं चाला। मुख्य रूप से चावल की खेती करते हैं। चावल मछली इनका प्रमुख रूप से भोज्य पदार्थ है। ठीक है, तराई की जनजाति है। नैनीताल उधम सिंह नगर में हमारे यहाँ प्रमुख रूप से रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा उत्तराखंड में अधिकांश कागज मिले कहाँ है? उत्तराखंड में अधिकांश कागज मिले जो हैं आपकी उधम सिंह नगर में है, लेकिन सबसे बड़ी कागज मिल जो है आपकी कहाँ पे है? सबसे बड़ी कागज मिल आपकी नैनीताल में, लालकुआ नैनीताल में सबसे बड़ी कागज मिल है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। कह रहा तुंगनाथ को पंच केदारों में से एक है, वहां पर शिव के किस अंग की पूजा होती है? चलिए तुंगनाथ में हाथों की पूजा होती है, रुद्रप्रयाग में है। मैं एक बार पंच केदारों पे चर्चा कर रहा हूं, बाहों की पूजा होती है। देखिए पहले केदारनाथ जी माने जाते हैं, प्रथम केदार। ठीक बात है। केदारनाथ जी में नाभि की पूजा होती है। केदारनाथ जी का शीत प्रवास कहाँ पे है? ऊखीमठ। ऊखीमठ में कौन सा मंदिर है? ओंकारेश्वर मंदिर है, जहां पे केदारनाथ जी का शीत प्रवास है। दूसरा मंदिर है मदमहेश्वर, दूसरे केदार माने जाते हैं। मदमहेश्वर में नाभि की पूजा होती है। तीसरा मंदिर है, तीसरे केदार है तुंगनाथ जी। तुंगनाथ जी जो लिखे हुए हैं हाथों की पूजा होती है। इनकी मक्कू मठ में इनका शीत प्रवास है। चौथा केदार है रुद्रनाथ। रुद्रनाथ कहाँ है? गोपेश्वर में है। रुद्रनाथ में मुख की पूजा होती है। और पंचमें केदार है कल्पेश्वर। कल्पेश्वर में किसकी पूजा होती है? कल्पेश्वर में जटा की पूजा होती है। ठीक हो गई बात। चलिए शीत प्रवास है प्रमुख रूप से, मैंने डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा कबूतरी देवी। कबूतरी देवी का संबंध काहे से है? कबूतरी देवी लोक गायिका है, गढ़वाली गायिका है। इनका जन्म पिथौरागढ़ में हुआ था। ठीक है, और आकाशवाणी वगैरह में नजीबाबाद रेडियो से भी इनका संचालन होता था। 7 जुलाई 2018 को इन्होंने शरीर त्याग दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा अंतिम कत्यूरी राजा कौन माना जाता है? अंतिम कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव या वीरमदेव माना जाता है। ठीक बात है। इसे जागरो का वीरमदेव या अत्याचारी शासक भी कहा जाता है। इसी की लड़की से, ऐसा बोलते हैं, चंद्रवंश के राजा जो थे, चंद्रवंश के राजा जो कि संस्थापक थे, उनसे शादी हुई थी इनकी लड़की से। ठीक है, पता नहीं इन दोनों के काल में बड़ा डिफरेंस है। चंद्रवंश के संस्थापक थे, उनका नाम था सोमचंद। तो बड़ा डिफरेंस है काल में, कई जगह माना है कई जगह नहीं माना, बुकों में बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। चलिए तो मैं इसमें नहीं जा रहा। ब्रह्मदेव ही जागरो के वीरमदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा उत्तराखंड में पद्म पुरस्कार से सम्मानित जो व्यापारी है लक्ष्मण सिंह जांगपांगी। आप लक्ष्मण सिंह जांगपांगी को समझिए। देखिए अंग्रेजों के यहाँ अंग्रेज कंपनी में ये काम करते थे, ब्रिटिश एजेंसी में। 1930 में इन्होंने अकाउंटेंट के पद से अपनी नौकरी शुरू की थी। 1941 में ये ट्रेड व्यापार बन गए थे, ट्रेड एजेंट बन गए थे।
ट्रेड यूनियन बन गए। तिब्बत के साथ जो माल लाना ले जाना था उसमें प्रमुख भूमिका थी। आजादी के बाद भारत सरकार ने इन्हें सम्मानित किया 1959 में, इन्हें पद्मश्री दिया था 1959 में, 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। कह रहा हरिद्वार का प्राचीन नाम, देखिए हरिद्वार के प्राचीन नाम आप क्या लगाएंगे? मायावती, गंगा द्वार, हरि का द्वार, चारों धामों का द्वार, शिव की राजधानी, कुछ भी आप कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा सही युग्म को चयन कीजिए। बद्रीदत्त पांडे का नाम क्या? बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं केसरी हैं, चलिए मान लेते हैं, ठीक बात है। इंद्रमणि बडोनी कौन है? उत्तराखंड की गांधी है, हाँ जी दोनों ही ठीक हैं। तो फिर और कोई उपाधियां हैं उत्तराखंड में जिनकी बात कर लेते हैं। हाँ, हम कहते हैं किंग ऑफ कुमाऊं, यानी कुमाऊं का राजा किसे कहते हैं? रेमजे साहब, यानी हेनरी रेमजे को कहते हैं। घुसे या से किसे कहते हैं? सुमित्रा नंदन पंत को कहते हैं घुसे या से। पिंगला या प्योला किसे कहते हैं? जिया रानी को कहते हैं, आप जानते हैं। आइरीन पंत किसे कहते हैं? आइरीन पंत को क्या कहते हैं? पाकिस्तान की बहू, भारत की बेटी, इनकी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली से शादी हुई थी। कुमाऊं का शिवाजी किसे कहते हैं? हर्षदेव जोशी को कहते हैं, ठीक है, कहीं हरकदेव जोशी भी लिखा हुआ है। गढ़वाल का शिवाजी किसे कहते हैं? फतेह शाह को किंग ऑफ गढ़वाल के नाम से जानते हैं। अन्य बहुत सी उपाधि हैं, फिर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट कह रहा कमलेश्वर मंदिर कहाँ? कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर गढ़वाल में। यहाँ पे खड़ दीपक होता है। खड़ दीपक का मतलब संतान प्राप्ति के लिए रात भर हाथ में दीपक रख के पूजा की जाती है। कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर। नेक्स्ट कह रहा महाकवि कालिदास की रचना है मेघदूत, बिल्कुल ठीक बात है। उसका गढ़वाली में अनुवाद आचार्य धर्मानंद जमलोकी ने किया था, गढ़वाली में अनुवाद, बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ है? भुवनेश्वरी महिला आश्रम अंजनी सेन टिहरी में है, बिल्कुल ठीक बात है। अब बात यह आती है कि इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना 1977 में 27 दिसंबर 1977 को स्वामी मनमथन ने स्थापना की थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन हुआ है 23 दिसंबर 1978 को। कभी ऐसा हो पेपर में 77 ना दिया हो 78 दिया हो तो दोनों में ठीक मान लेंगे। चलिए अब स्वामी मनमथन कौन है? देखिए ये केरल के थे। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? उदय मंगलम चंद्र शेखरम मनमथन इनका पूरा नाम होता था। केरल के थे, ठीक बात है। इनका दूसरा योगदान क्या है? इनका दूसरा योगदान यह है चंदबदनी मंदिर में इन्होंने उत्तराखंड में पशु बलि के विरुद्ध आंदोलन चलाया, बड़ी भूमिका रही पशु बलि में। और चंदबदनी मंदिर में इन्होंने पशु बलि बंद करवा दी थी। दूसरी एक और आंदोलन देखिए 1971 में उत्तराखंड में विश्वविद्यालय आंदोलन चला था, तो उसको सुलझाने के लिए कि कड़वाल में विश्वविद्यालय बने, कुमाऊं में विश्वविद्यालय बने, इस बात को लेकर आंदोलन चला था। तो उसको सुलझाने के लिए संघर्ष समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष में स्वामी मनमथन थे, ठीक होगी। अब देखिए 6 अप्रैल 1990 को इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी रात को 9 बजे, ठीक है। चलिए, और ये भुवनेश्वरी आश्रम महिला आश्रम का के लिए था? महिला सशक्तिकरण के लिए था, ठीक है जी। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक डॉक्टर आर.एस. टोलिया जी। डॉक्टर आर.एस. टोलिया उत्तराखंड के पहले मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे हैं। 1996 में लिखी इन्होंने शायद ये बुक जी, 1996 में लिखी हुई है, 1996 में आर.एस. टोलिया जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा उत्तराखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन? पहली महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी रही हैं, बिल्कुल महिला। वैसे अशोक कांत शरण जी पहले डीजीपी ऑफ उत्तराखंड रहे हैं और वर्तमान में श्रीमान अनिल रतूड़ी जी हैं, ठीक हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। कह रहा उत्तराखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन नामित किया जाता है, तो एंग्लो इंडियन होता है, कौन होता है? एंग्लो। आर्टिकल 333 के तहत एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अब तक 4 एंग्लो इंडियन हो गए हैं, इनसे संबंधित मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, आप समझ लीजिए। देखिए पहले एंग्लो इंडियन 2002 से 2007 तक कांग्रेस पार्टी की जब इलेक्टेड गवर्नमेंट थी पहली, तो आरबी गार्डनर पहले एंग्लो इंडियन थे। 2007 से 2012 तक केसी मेयर हिल्टन जो थी बीजेपी की तरफ से पहली एंग्लो इंडियन थी। 12 से 17 तक आरबी गार्डनर कांग्रेस की तरफ से पुनः एंग्लो इंडियन रहे हैं। और उसके बाद 2017 में जॉर्ज इवान ग्रेगरी को भाजपा ने पुनः एंग्लो इंडियन के रूप में चयनित किया है। अब केसी मेयर, आप जानते हैं केरन मेयर जो हिल्टन थी, दूसरी एंग्लो इंडियन थी जो 2007 से 12 तक रहे, वो पहली महिला एंग्लो इंडियन की क्वेश्चन बनता है उनका, ठीक हो गई बात। तो आरबी गार्डनर नंबर 1 2002 से 2007, केरन मेयर हिल्टन 2007 से 2012, आरबी गार्डनर 12 से 17 और जॉर्ज इवान ग्रेगरी 2017 से वर्तमान तक, ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा उत्तराखंड की दूसरी क्लासिकल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषा आर्टिकल 345 कहता है। देखिए 343 में देश की राजभाषा हिंदी को दर्जा दिया गया है, देवनागरी लिपि को। 345 के तहत राज्य की राजभाषा होती है। राज्य की राजभाषा हमने 2010 में संस्कृत को उत्तराखंड की 2nd क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया है। उस समय मुख्यमंत्री आपके निशंक जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं।
सही युग्म का चयन कीजिए। गैरसैंण तहसील चमोली में, बिल्कुल ठीक बात है। खटीमा तहसील तो आपकी उधम सिंह नगर में है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। बेतालघाट तहसील नैनीताल में, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो 1 और 3 ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कह रहा उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह जी थे श्रीमान। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में उत्पल कुमार जी हैं। ठीक होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित, देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार हमारे यहाँ पे जो मिला है वो चंडी प्रसाद भट्ट को मिला है 1982 में। 1982 में आप कहेंगे किसके लिए मिला? सामुदायिक नेतृत्व के लिए, कम्युनिटी लीडरशिप के लिए मिला था इन्हें। और दीप जोशी को मिला था 2009 में। 2 लोगों को मिला है। और दीप जोशी को जो मिला है अवर्गीकृत श्रेणी में मिला है, जबकि चंडी प्रसाद भट्ट को सामुदायिक नेतृत्व में मिला था रमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो 1 और 2 यानी कि ऑप्शन 4 लग जाएगा। अनिल रतूड़ी जी पर्यावरणविद हैं हमारे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। कह रहा सही युग्म का चयन कीजिए। कह रहा शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला था, हाँ मिला था 1962 में मिला था। भवानी दत्त जोशी को अशोक चक्र मिला था, हाँ जी 1985 में मिला था। कालू मेहराने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, हाँ 1857 हल्द्वानी से इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था, बिल्कुल ठीक बात है। तो सारे ही युग्म सही लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा एचएमटी कहाँ है? रानीबाग नैनीताल में है, शायद ये बंद हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। कह रहा उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें कितनी है? उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें 5 है। आपको 5 सांसदों के नाम पता होने चाहिए। 70 विधानसभा की सीटें हैं, आपको पता होगा। 3 राज्यसभा की सीटें हैं, बिल्कुल ठीक बात है। 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, अगर आपको पता हो। अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं विधानसभा में से? आउट ऑफ 70 13, ठीक हो गई बात। और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए जो 2 सीटें आरक्षित है वो कौन कौन सी? चकराता और नानकमत्ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तराखंड में कौन सा देहरादून में स्थित है? रिमोट सेंसिंग, हाँ देहरादून में है। भारतीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए, हाँ जी बिल्कुल है, देहरादून में है। उसके बाद डिफेंस इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी यानी कि डील, हाँ जी डील भी देहरादून में है। तो सारे के सारे देहरादून में है, बिल्कुल ठीक लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा जो गलत है उसका चयन कीजिए। आईआईएम काशीपुर उधम सिंह नगर में, हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। एनआईटी देहरादून में, ना एनआईटी कहाँ है? एनआईटी आपका श्रीनगर में है। उसके बाद आईआईटी रुड़की में है, बिल्कुल ठीक बात है। उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय देहरादून में है, बिल्कुल ठीक बात है। तो देखिए ये 50 क्वेश्चन का कलेक्शन हो गया। जितना संभव था मैंने डिस्कस किया। अगर ज्यादा डिस्कस करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आपको 2-4 घंटे ऐसे ही कहेंगे सर ने सर दर्द कर दिया। क्यों बोलेंगे आप मुझे कि सर ने सर दर्द कर दिया? ठीक है, तो मैं आपका सर दर्द ना करते हुए, अगर हुआ हो तो क्षमा चाहता हूं। ध्यान रखिएगा, टेक केयर।